So hey guys, I am Gautam and welcome to Easy Chemics. So now listen. In this video हम बात करेंगे कि SN1 SN2 जो आयनिक रिएक्शंस में आते हैं वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात बताओ SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो SN1 मतलब क्या होती है, SN2 मतलब क्या होती है, सब कुछ तो हम जान लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये SN1 SN2 किस मतलब कौन सिस्टम क्या होता है जो SN1 SN2 टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल आइडिया दे दूं, बेसिक आइडिया दे दूं, बेसिक्स अबाउट दिस एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स में बेसिक्स क्या होती है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड्स क्या होती है, जनरली इस तरीके की चीज़ें। ये एक्स का क्या हो सकता है, एक्स मतलब कोई भी, मान लो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। डन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें एक्स जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस, और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप, हाइड्रोजन कुछ भी रह सकता है। तो मैंने एक लिखा, तो ये मेरा एल्किल हैलाइड है, ये मेरा एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड में कार्बन का इस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और इस पार्टिकुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, जो आपको ऑलरेडी पता था पहले से, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता था पहले से। तो इस चैप्टर में SN1 SN2 जब हम डिस्कस करेंगे, आयनिक रिएक्शन जब हम डिस्कस करेंगे, किसको लेके हम डील करेंगे, कौन कौन से वो एल्किल हैलाइड्स होंगे जिसको लेके हम डील करेंगे। तो वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इस टाइप की सिस्टम, एक्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप। आर मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप, दैट मीन मिथाइल, इथाइल, कुछ भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये एक कार्बन है मेरे पास, जो कार्बन एक एल्किल ग्रुप के साथ, मतलब एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इसको क्या बताएंगे, बताओ कमेंट में लिखो, इसको क्या बताएंगे हम, इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम क्या बताएंगे। आई नीड कॉमेंट फ्रॉम यू। इसको हम क्या बताएंगे, सेकेंड को क्या बताएंगे, इसका फीचर बताओ। एल्किल, तो हाँ ये तो एल्किल से ही है, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है। देखो कोरिलेट करना ट्राई करो, यहाँ पे तीनों एल्किल ग्रुप है, तो इसका नाम होंगे ना कुछ, इसका तो कुछ नाम होंगे। ये प्रॉपर्टी है या फिर ये फीचर है, डेफिनेटली सेकेंडरी, प्राइमरी, यस डेफिनेटली। नो नंदिनी, इट्स आइसो, नो नॉट आइसो, ओके। आइसो इस तरीके का नहीं होता, आइसो अलग तरीके का होता है। ये तीनों तो आपको पता था। ये 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन जिसके साथ हैलाइड अटैच्ड है, ये कार्बन और 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री। और ये कार्बन जिसके साथ हैलाइड अटैच्ड है, उसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, राइट, 3 डिग्री हो गया। तो अब आ जाओ एक और चीज़ों में। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ये जो है हमारा, आपको दिख रहा है, ये हमारा हैलोजन है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन देखो अच्छे से, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस सिस्टम का स्पेशल नाम है, एक हम बोल सकते विनाइल हैलाइड, और ये जनरली ओल्ड नाम है, ये ओल्ड नाम है विनाइल हैलाइड, ठीक है, याद रखना ये हमारा ओल्ड नाम है इसका, विनाइल हैलाइड। जो न्यू नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका जो नाम है वो है एल्किनाइल हैलाइड। सो एल्किन ग्रुप, सो जैसे कि मिथाइल ग्रुप, एल्किन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मीथेन से मिथाइल आता है, तो एल्किन से एल्कानाइल आएगा, इसलिए एल्कानाइल हैलाइड, ठीक है। एक और सिस्टम है, जो सिस्टम होता है जनरली इस तरीके का। मान लो यहाँ पे कोई एक्स अटैच्ड है, तो ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस सिस्टम का फीचर बताओ, इसका नाम क्या है, एराइल और फिनाइल हैलाइड, एराइल और फिनाइल हैलाइड, ठीक है, देख लो फिनाइल हैलाइड। तो ये है हमारा बेसिक फंडा डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स के। तो ये आपको ऑलरेडी पता था, शायद ये इसका नाम, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको मोरलेस सब कुछ पता था। डन। अभी हमें क्या करना है, इन सिस्टम के बारे में थोड़ा और जानना है, फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में या फिर SN1 SN2 रिएक्शन में जाना है। तो मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी एज ए स्टोरी याद रहे सब कुछ। अगर आपको स्टोरी पता है, आप भूलोगे नहीं इजीली, ठीक है।
तो अब आ जाओ, मैं कुछ एक सेट ऑफ सिस्टम लिख रहा हूँ, ठीक है, सेट ऑफ सिस्टम लिख रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ले लो, फिर ये ले लो सी 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 सी, यहाँ पे क्लोरीन है और बाकी सारे हाइड्रोजन से, फिर ले लो ये ब्रोमीन है, बाकी सारे हाइड्रोजन से, ठीक है, और लास्टली ये एक आयोडीन है, बाकी सारे हाइड्रोजन से। डन। तो एक एक करके सारे के सारे एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से मुझे क्या ढूंढना है, इसमें से मुझे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ ढूंढना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। मान लो ये ए नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। विच बॉन्ड स्ट्रेंथ? CX बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप मुझे बताओ इनमें से आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 CF ये बॉन्ड, इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है? CF, CCl, CBr, CI। विच बॉन्ड इज मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड? 1। Why 1? 1 अच्छा, someone is saying 1, Patatri is saying CF. Okay, why CF is very strong? You have to give the logic. ओवरलैपिंग, वेरी गुड, यस, आप भूले नहीं अभी तक, वेरी गुड। देखो कार्बन का वैलेंस ऑर्बिटल क्या है? 2p है, फ्लोरीन का क्या है? 2p है, तो 2p 2p ओवरलैपिंग हो रही है, मिनिमम डिफरेंस, राइट, मिनिमम डिफरेंस है। इसका क्या है? 2p है, इसका क्या है? 3p है, ये क्या है? 2p है, इसका क्या है? 4p है, ये क्या है? 2p है, इसका क्या है? 5p है। तो जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस होंगे उतना ही ओवरलैप कम होंगे। अगर ओवरलैप कम होंगे तो क्या होंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ओवरलैपिंग मैक्सिमम होंगी, क्योंकि 2p 2p ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्या होगा? लेफ्ट से जब अगर आप राइट में जाओगे क्या होंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मैंने लिख दिया, इट विल इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेटर ओवरलैप। ओके, सेकेंड, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बताओ ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर बताओ, CX का जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर बताओ। लेफ्ट से अगर हम राइट में जाएंगे, बॉन्ड लेंथ जो होंगे वो भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। देखो जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है, मतलब जहाँ पे अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका भी ओवरलैपिंग अच्छे से होगा, पास आ जाएगा। अगर ये पास आ जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है, उतना पास आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो कम बॉन्ड लेंथ मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग। तो लेफ्ट से राइट में जाओगे, ओवरलैपिंग घट जाएंगी, बॉन्ड ओवरलैपिंग अच्छे से होगा नहीं, तो क्या होंगे? डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से, बेसिक फंडा जो था इसके बारे में। अभी हमें क्या करना है, ये जो एल्किल हैलाइड सिस्टम है ना, टेट्राहेड्रल एल्किल हैलाइड सिस्टम है, या फिर जो एल्किल हैलाइड सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया, इन पार्टिकुलर सिस्टम में हमें क्या ढूंढना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये देखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें ढूंढना है कहाँ पे? इस पार्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, सिस्टम को किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा और जो रिएक्शन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, इसी तरीके से काम होता है। तो वो काम क्या होता है, किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो भी एल्किल हैलाइड में किस तरीके से होती है वो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना। देखो किस तरीके से होता है, मैं एक पहले एग्जाम्पल दे दूँ। तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूक्लियोफाइल क्या है, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या है, और आपको पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप क्या है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई एक लुईस बेस होगा, लुईस बेस होगा जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं तो वो न्यूट्रल रहेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब जैसे कि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, परफेक्ट। न्यूट्रल जैसे कि NH3 एक न्यूट्रल है। तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया, बाकी एग्जांपल मैंने पहले दे दिए थे। न्यूक्लियोफाइल जनरली मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, आपको पता है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाओ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हम किसको बोलेंगे? मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको बाद में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आए। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स बेस जो कार्बन पे अटैक के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डेफिनेटली यस।
तो लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन क्या होंगे? लिविंग ग्रुप वो सारे स्पीशीज होंगे दैट टेक्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with it when it departs. ठीक है, और this can be likely to be stable molecule, stable living group, and that should be like weakly basic. देखो लिविंग ग्रुप क्या है? कोई भी स्पीसीज जो होंगे दैट टेक्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है विद इट, इसके साथ, जब ये डिपार्ट करता है, जब ये टूटता है। ठीक है, जब ये, मैं एग्जांपल दूंगा डेफिनेटली, जब ये टूटेगा ना तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं। वाओ, तो जब इलेक्ट्रॉन को लेके टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके ही भागेगा ये, इसको मतलब खुद अकेले नहीं भागेगा, जो जिसके साथ वो अटैच्ड था वो इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच्ड था, वो इसको लेके भागेगा ये, इसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो वो लिविंग ग्रुप का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? लिविंग ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो प्रॉपर्टी है इट शुड बी स्टेबल। जब ये भागेगा तो उसको स्टेबल होना है, और उसको वीकली बेसिक होना है। वीकली बेसिक का मतलब, बेस क्या कहता है? अपना जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है उसको लेकर किसी और को अटैक कर देता है। अगर वो किसी और को कब अटैक करेगा? जब ये खुद स्टेबल नहीं होंगे। मान लो ये लोन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है तो क्या है, ये स्टेबल ऑलरेडी है तो किसी और को अटैक नहीं करेगा। ये स्टेबल है मतलब इसके पास एनर्जी कम है, एक्टिवेटेड नहीं है, ये डीएक्टिवेटेड मोरलेस हो रहा है, राइट। तो ये जो अपना जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कोई भी न्यूक्लियोफाइल के लिविंग ग्रुप के पास आएगा, वो स्टेबिलिटी फॉर्म करना चाहिए, मतलब उस पर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर माइनस आई इफेक्ट जैसा इफेक्ट होना चाहिए, ताकि नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर स्टेबल रहे। वो सिस्टम, कोई भी लिविंग ग्रुप वीकली बेसिक होनी चाहिए आफ्टर लिविंग लिव करने के बाद वीकली बेसिक होनी चाहिए। अगर हाईली बेसिक होंगे वो फिर से किसी और को अटैक कर देगा, हो सकता है सेम सिस्टम को अटैक करके फिर से पहले जो स्टार्टिंग मटेरियल था वही बना रहा है, मतलब फिर तो अच्छा सा लिविंग ग्रुप होगा ही नहीं। समझ गए? तो मैं एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे और ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो या तो आयनिक होगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल होगा। लिविंग ग्रुप कोई आयन भी हो सकता है लिव करने के बाद, या तो वो कोई मॉलिक्यूल भी बन सकता है लिव करने के बाद। तो ये भी कब होंगे? आफ्टर लिविंग कोई वो आयन भी बन सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी बन सकता है, उसका भी एग्जांपल दूंगा। चलो अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स दूंगा तब ही क्लियर होगा सब कुछ। एग्जांपल्स कि किस तरीके से लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल मिलके हमारा यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? दैट मीन्स व्हाट? कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, सिस्टम के पास आएगा, क्या होंगे? सिस्टम से लिविंग ग्रुप भाग जाएगा और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बेसिक फंडा है। अब मैं एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखो, मान लो आपके पास ये था, कोई एक आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ लिविंग ग्रुप अटैच था, जनरल एग्जांपल, और बाहर एक न्यूक्लियोफाइल भी मेरे पास है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? तो इन दोनों में क्या होंगे? इन दोनों में रिएक्शंस होंगे। मुझे नहीं पता किस तरीके से रिएक्शन होंगे, अभी मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से रिएक्शन होंगे, मुझे पता है इन दोनों में रिएक्शन होंगे। तो क्या रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। जब लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा तब लिविंग ग्रुप क्या करता? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इसको लेके भागता, वही उसका डेफिनेशन है हमेशा। तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? मैं उसको एरो को नहीं दे रहा हूँ अभी। इससे प्रोडक्ट क्या मिलता है? आर और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो जाता है और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेके भाग के एलजी माइनस फॉर्म करता है, लिविंग ग्रुप माइनस फॉर्म करता है। ठीक है, परफेक्ट। ये होता है बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो SN1 SN2 में हम देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक आइडिया है किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप बिहेव करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, अभी आ जाओ इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा, मान लो आपके पास OH माइनस है और आपके पास CH3I है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या हमारा? स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक है, या फिर मान लो सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो इसमें क्या होंगे? सिंपली CH3OH फॉर्म होंगे और I माइनस जाएगा। तो I माइनस क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है,
ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। डन हो गया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैं फिर से नहीं लिखूंगा वो सब कुछ, आपको ऑलरेडी पता है, बोर हो जाओगे आप। CH3O माइनस, और एग्जाम्पल लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लग रहा है आपको पता है, लेकिन एग्जाम में जब आप करोगे ना, आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, नोन चीज़ें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट है। तो इसको भी मैं कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ये भी आई लिविंग ग्रुप है, तो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, OCH3 फॉर्म करेगा और I माइनस भाग जाएगा। सेम चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। नंबर 3 एग्जाम्पल ले लो। नंबर 3 में मैं I माइनस को एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करूँगा। I माइनस क्या होंगे हमारा, एज न्यूक्लियोफाइल, और जो रिएजेंट होंगे वो इस तरीके के होंगे, वो होंगे दिस काइंड ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो ये Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जब Cl लिविंग ग्रुप है, अब क्या होंगे, ये Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, I सब्सटीट्यूट करके, और Cl भाग जाएगा एज Cl माइनस गया। तो सारे देखो, ये सारे जो लिखा मैंने क्या है, सारे के सारे देखो नेगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप जनरेट हो रहा है, मतलब जो आयंस थे वो जनरेट हो रहे हैं। और एग्जांपल दे देते हैं, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 4। मान लो कि एग्जांपल इस पेज में नहीं लिखते हैं, हो गया लिखना, हो गया कॉपी करना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में आ जाओ, और एग्जांपल मैं देता हूँ। नंबर 4 एग्जांपल इस तरीके से मैं दूंगा, मान लो R नाइट्रोजन R है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, CH3I है, लिविंग ग्रुप कौन है, I लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन कर दो, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, आयोडीन भाग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3N ट्रिपल R। तो नाइट्रोजन का 3 हैंड था, स्टेबल था, 4 हैंड मतलब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन, दैट कैन नॉट बी स्टेबलाइज थ्रू दिस R ग्रुप। हाइड्रोजन होता तो डीप्रोटोनेशन होके स्टेबल हो जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, छोड़ो रिएक्शन पे फोकस करो, और जो बन जाएगा आयोनिक, अगेन आयोनिक लिविंग ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, अगेन हमारा आयोनिक लिविंग ग्रुप बन रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर लिविंग ग्रुप दिखाऊंगा आपको। मान लो आपके पास CH3OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, कर लिया। तो जो रिएजेंट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वो हमारे ये होंगे, CH3CH, ओके, CH3OH। तो ऑक्सीजन का 3 हैंड है, मतलब एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, अपना लोन पेयर क्या करेगा, यूज़ करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मतलब लोन पेयर से, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये अटैच हो जाएंगे, और ये जो पार्ट है ये हमारा लिविंग ग्रुप पार्ट है, ठीक है। और लिविंग जब हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा। जब ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा तब क्या होंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, लिविंग ग्रुप। एक तो इस CH3 आएगा, उसके साथ OCH3 फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। उसका मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, ठीक है, इसके साथ आएगा, इसको आके इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर सब्स्टिट्यूट कर देगा तो देखो CH3 के साथ अभी ये अटैच हो चुका है, हो गया, निकलेगा कौन, ये वाला, किसको लेके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके। तो ये क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, H2O, जो क्या है हमारा लिविंग ग्रुप है, Lg है, और जो भी न्यूट्रल है, क्या है, एक न्यूट्रल है। तो या तो न्यूट्रल होगा, नहीं तो आयोनिक, मतलब नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। ये क्या है, आयोनिक है। डन। तो हर बार क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग सबस्ट्रेट है, और इसमें से सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और हमें कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट या फिर लिविंग ग्रुप मिल रहा है। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। ओके डन। अभी आ जाओ, अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ ये हो किस तरीके से रहा है, OH माइनस आ रहा है, CH3I निकल रहा है, CH3OH बन रहा है, ये भी निकल रहा है। तो ये प्रोसेस हो किस तरीके से रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अटैक कर रहा है इस सिस्टम को, ताकि किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टम को, ताकि लिविंग ग्रुप निकल जाए और ये इसके साथ अटैच हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच होगा और एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी को मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो आपके पास इस तरीके के सिस्टम है,
एक न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास R और X है। X मतलब कोई भी हैलोजन होंगे। तो हैलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है? खींचता है। मतलब इसका टेंडेंसी हमेशा होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके भागे। तो दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो इस एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा, इस ग्रुप पे अटैक करेगा जिसके साथ ये हेलोजन अटैच्ड है, उस पे अटैक करेगा। तो इस पे अटैक करेगा, इसका वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वैलेंसी इंक्रीज होगा मतलब स्टेबल नहीं होता। Cl लीव कर रहा है बट Cl मोर बेसिक दैन I माइनस, दैट आई गिवन यू एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया बस। ठीक है, इस पे इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। ओके, अगर रिएक्शन कंडीशन वैसा रहा तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया और ये एग्जाम्पल मैंने बुक से लेके दिया। तो मान लो इंटरनेशनल बुक से दिया तो बुक्स में गलती नहीं होती है, तो उन्होंने भी ये सोच के नहीं दिया कि आयोडीन और इसमें से किसका बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है, मुझे पता है कि सी आई बॉन्ड वीक है, सी सी एल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है वो चीज़ें, आपको भी पता है, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल दिया कि रिएक्शन हो रहा है बस। ठीक है, लेकिन कंडीशन वैसा रखोगे तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें नहीं जाना, मुझे बस रिएक्शन को समझना है अभी। ठीक है राकेश, डन। अब आ जाओ इसमें। इसमें क्या हो रहा था? ये दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस एटम पे अटैक करेगा जिसके साथ ये एक्स अटैच्ड है। डन। और ये एटम कौन होंगे? कार्बन एटम होंगे, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड को लेके काम कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड, ठीक है, पहले ही बताया था मैंने। तो एट द सेम टाइम जब ये आएगा कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा। तो उसको घटाने के लिए ऑलरेडी ये एज इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी तरफ, इसको तोड़ देगा। बनेगा क्या? RNU प्लस और एक्स भाग की जगह एक्स माइनस, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप है। तो जो ये था एक्स वो क्या था? Lg था। और जो ये है बन गया Lg माइनस, बन गया अभी Lg माइनस बन गया। और हमें जो ये मिला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, NSP है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। डन। तो ये बेसिक फंडा होता है, एक तरीका जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरीके से शायद रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये एक तरीका हो गया। सेकेंड कंडीशन ये है कि मान लो एक और सिस्टम है। ठीक है, मान लो सेम सिस्टम लिखूंगा मैं RX से। तो पहले ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा। निकल के क्या बनेगा? R प्लस और X माइनस बन गया। ठीक है, उसके बाद आके अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल कैटायन पे। एज ये नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली इस पे ही आएगा ये, और आके बनाएगा प्रोडक्ट RNU और X माइनस एज यूजुअल रहेगा। तो ये दोनों तरीका हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है? न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में ही अटैक कर देगा और जब अटैक करेगा वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगा, ये तोड़ के भाग जाएगा, प्रोडक्ट मिल चुका है हमें। सेकेंड तरीका क्या है? पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, पहले ये टूट के भाग जाएगा, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो दो तरीका है, एक ये तरीका, ये दो तरीका। तो अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसको मैं डिटेल्स में बात करूंगा, उस सिस्टम को SN2 के साथ SN2 टाइप रिएक्शन बोला जाता है। ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत और लेयर से यही रिएक्शन है। और अगर पहले लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो उस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे पहले अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप एक साथ निकल रहा है उसको SN2 रिएक्शन बोला जाता है। और पहले अगर लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये SN1 रिएक्शन बोला जाता है उसको। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, अभी आ जाओ हाउ वुड यू डू दैट। तो पहले हम क्या करेंगे? एज मैंने SN2 को पहले लिखा तो SN2 को पहले डिस्कस करेंगे कि एक जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तब ही लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो पहले SN2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो SN2, सबसे पहली बात SN2 का मतलब क्या होती है? कोई बताएगा SN2 का मतलब क्या है? कोई कमेंट में लिख सकता है क्या?
सब्स्टिट्यूशन अच्छा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, यस राकेश सुमित, यस पतंजलि, परफेक्ट, डेफिनेटली। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है, टू मतलब बायोमोलिकुलर होता है, और ये बायोमोलिकुलर वर्ड आएगा RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप दैट मीन्स स्लो स्टेप से आएगा, ठीक है, याद रखना, ये कोई भी स्टेप से नहीं आएगा, स्लो स्टेप से बायोमोलिकुलर वर्ड आएगा। डन। अब मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, ये एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और क्लोरीन अटैच्ड है। क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए इजीली नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, तो दैट्स ऑल, इस तरीके से ये बनेगा। ये तो इस पे जब अटैक करेगा ये भाग जाएगा, तो इसके साथ CH3 के साथ अटैच कौन हो गया, OH बन गया हमारा प्रोडक्ट, और Cl- एज लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, तो ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। डन, ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये Cl- क्या एज ए लिविंग ग्रुप हमारा आयंस, एज ए आयंस भाग चुका है एज लिविंग ग्रुप। डन। तो इस सिस्टम में तो मैंने बहुत बेसिक बताया कि हाँ ये होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तभी इलेक्ट्रोफाइल, तभी लिविंग ग्रुप भाग रहा है, SN2 रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों बायोमोलिकुलर है, क्योंकि RDF स्टेप में या फिर स्लो स्टेप में बायोमोलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्लो स्टेप कौन सा है, एज ये जब आ रहा है एट द सेम टाइम प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यही स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, यही स्टेप हमारा RDF स्टेप है। अब बताओ इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, इसलिए इसका यह है बायोमोलिकुलर, इसीलिए इसको बोला जाता है SN2। मैंने बेसिक मैकेनिज्म से आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये होता है जो मैं अभी लिखने वाला हूं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो अच्छे से नोट करना। OH- एक न्यूक्लियोफाइल आपको बताएं, और मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत चीज़ें बतानी है। यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं टेट्राहेड्रल सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या होता है टेट्राहेड्रल सिस्टम में, दोनों ग्रुप और दोनों एटम सेम प्लेन में रहता है, एक अबव में एक बिलो में रहता है। तो मैंने तीनों को हाइड्रोजन लिखा, एक को क्लोरीन लिखा, बस हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम में क्या होगा, सिंपल, ये स्टेप होंगे स्लो स्टेप। क्यों स्लो होंगे आप पूछ सकते हो, सर क्यों स्लो होंगे स्टेप्स। लॉजिक यही है, पहले ये भी स्टेबल था, ये तो स्टेबल था ना पहले, ये मॉलिक्यूल के, इस मॉलिक्यूल का क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्या, क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड मत बोलो, वो पुराना नोमेनक्लेचर मेथड है, क्लोरोमीथेन। तो ये क्लोरोमीथेन ऑलरेडी स्टेबल है, तो एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल ये रहेगा। तो स्टेबल था, अब रिएक्शन कर रहे हो, उसमें एक्टिवेट कर रहे हो, तो रिएक्शन डेफिनेटली स्लो ही होगा। तो ये स्लो स्टेप है, या फिर आप बोल सकते हो ये RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और एक और नाम है रेट लिमिटिंग स्टेप है। हर एक नाम इसलिए दे रहा हूँ, आपको फैमिलियर रहना चाहिए हर एक नाम से। तो ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप्स में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा इस सिस्टम पे। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो अटैक कहाँ पे करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन है। क्यों, इसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस बिकॉज ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और ये अटैक ऐसा ही अटैक नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप है, इस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप है उसके पीछे से आना है। मतलब हमेशा
बैक साइड अटैक होना है। क्या होना है? बैक साइड अटैक होना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट राकेश। तो ये फीचर में यहाँ पे एक एक करके इंक्लूड करूंगा। बैक साइड अटैक, इसके पीछे से आना है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। पीछे से आके अटैक करना है, क्योंकि ये पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है सिस्टम के लिए। ये इस पोजीशन से नहीं आ सकता एक साथ, ठीक है। बैक साइड अटैक होना है। अगर बैक साइड अटैक जब होंगे तब क्या होंगे? इंस्टेंटली इस कार्बन को ऑलरेडी 4 हैंड्स थे, 5 हैंड्स फॉर्म होंगे, एक बॉन्ड और फॉर्म होके, तो ये क्या चाहेगा? सबसे वीक जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, उस बॉन्ड को तोड़ देना। इसको खुश रहना है 4 बॉन्ड के साथ, ये भगा देगा इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन को बोलेगा मुझे अब 8 इलेक्ट्रॉन फिर भी मिल रहा है, तो तेरी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, और तू एज इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तू इस इलेक्ट्रॉन को ले और भाग जा। भाग गया क्लोरीन। बनेगा क्या? देखो, अब जब ये आ रहा है, सोचो ये हमारा सिस्टम था, ये हमारा सिस्टम था, ठीक है। ये ओके सॉरी, मान लो ये हमारा सिस्टम था, ठीक है। ये हमारा ये सिस्टम है, देख लो अच्छे से। इस तरीके का सिस्टम दिख रहा है ना, इस तरीके का दिख रहा है आपको। ये लिविंग ग्रुप है, तो यह बैक साइड से अटैक कर रहा है। मान लो ये मेरा 3 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से अटैक कहाँ से कर रहा है? बैक साइड, इस तरीके से। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, जब अटैक करेगा ऐसा लगेगा ना ये धक्का मार रहा है पीछे से सिस्टम को, है ना। जब ये धक्का मारेगा तो ये ऐसा था, ठीक है। धक्का मार के इसको ऐसा बना देगा। मतलब मैं किसको एग्जांपल लूँ? एज फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको देख लो। पहले ये इस तरीके का था, ठीक है, आपको दिख रहा है इस तरीके का। तो इस डायरेक्शन, बॉन्ड्स के डायरेक्शन इस तरफ थे, ठीक है। देखो फोल्डर दिख रहा है आपको, इस तरीके थे। पीछे से आके यहाँ पे धक्का मार रहा है कोई, यहाँ होंगे, ये फोल्ड होकर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो आपने कभी हवा में जो अम्ब्रेला होता है उसको खोला, फिर ऐसे करके रखा, इधर से हवा आ रहा है और पीछे से ऐसे उल्टा हो जाता है ना, उल्टा छाता जो होता है, उल्टा अम्ब्रेला जो होता है वो। तो पहले ये था, मतलब यहाँ पे देखो इस पोजीशन में था, विजुअलाइज करो। यहाँ पे आके धक्का मारा इसको, इस कार्बन को, तो ये ग्रुप्स क्या होंगे? ऑल इस वे में शिफ्ट हो जाएंगे सारे ग्रुप्स, और ये तो भाग रहा है, इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं अभी। तो स्ट्रक्चर जो बनने वाला होगा वो क्या होंगे? देखो नोट करना अच्छे से। सी यहाँ पे ही रहेंगे, आके अटैच हो गया कौन? OH, ठीक है। ये एज प्लेन में था तो ये भी प्लेन से आएगा, बस 180 डिग्री पे, ठीक है। ये प्लेन में था, 180 डिग्री सेम प्लेन में आके अटैक करेगा बैक साइड। तो ये बैक साइड अटैक होना चाहिए, बैक साइड अटैक होना चाहिए। जब आएगा अपोजिट साइड में अटैक हो चुका है। अब जब इसको धक्का मारेगा, ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, पीछे चला जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे इसको रखा मैंने, सबसे दूर जाएगा, फिर ये रखा मैंने, ये यहाँ पे आएगा, फिर लास्टली हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा देखो प्रोडक्ट पहले इस तरीके का था, अब प्रोडक्ट इस तरीके का बन चुका है, और निकलेगा कौन? लिविंग ग्रुप Cl एज Cl-। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था, देखो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? इस तरीके से अलग अलग चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये, क्या ये हम इस टाइप के रिएक्शन को डायरेक्टली इसी तरीके से लिखे जब हम मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं? नहीं, आप इस तरीके से डायरेक्टली मत लिखो। क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग मटेरियल लिख रहे हो, डायरेक्टली आपको एक ही स्टेप में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये क्या प्रोसेस है? ये एक 1 स्टेप प्रोसेस है। फीचर क्या है? 1 स्टेप प्रोसेस, 1 स्टेप प्रोसेस है। और फीचर में बताऊंगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा। ये एक 1 स्टेप प्रोसेस है, और ये 1 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इस सिस्टम को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसके इन दोनों के बीच में पता है रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एक ऐसा टाइम तो था, वेट कर लो, एक ऐसा टाइम तो था जब ये यहाँ पे अटैच हो रहा था और ये यहाँ से निकल रहा था। जब ये अटैक करेगा तभी तो ये निकलेगा ना। तो इन दोनों के ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच में कंडीशन था, स्टेट था, जिस स्टेट में ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट था, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट था। और उस सिस्टम को, उस पार्टिकुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं पता है? उस पार्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अटैक किया, फिर क्या फॉर्म हुआ? कार्बन यहाँ पे है, देखो जब ये धक्का मारेगा, ये अभी निकला नहीं है, बस धक्का मारेगा फिर निकलेगा, बस धक्का मार रहे, जब बस मार रहा है।
तब जब धक्का मार रहा है तो ये पूरी तरीके से राइट में शिफ्ट नहीं होंगे इस तरीके से, ये क्या होंगे, थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट होना है इसको। तो शिफ्ट होके क्या बनेगा, इस सीधा बन गया इस तरीके से। तो Cl भी तो टूट रहा है, ये भी बस अटैक कर रहा है धीरे धीरे। तो ये भी नेगेटिव चार्ज लेके अटैक कर रहा है, ये भी, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है जो लेके भाग रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको थर्ड ब्रैकेट में रखो और ये हैश जैसा साइन दे दो, नॉट इक्वल टू साइन। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टेट प्रेजेंट था जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, तो रिएक्टेंट है, इसमें ये अटैक कर रहा है, ये स्टेट बना रहा है जिस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप नहीं, इस वही स्टेट में फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होते, थियोरेटिकली हम पढ़ रहे हैं इसलिए दिख रहा है। तो आप बोलोगे ओके सर ये अटैक कर रहा है, ये बन रहा है, फिर ये इससे ये बन रहा है, नहीं, डायरेक्टली इसी से यही बन रहा है और इसके थ्रू बन रहा है, लॉजिक यही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं दिखाया। तो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, नो इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, इसको हम इंटरमीडिएट नहीं बोलते। इंटरमीडिएट वो होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू नहीं जाते, जो फॉर्म होता है पहले, फिर वो इंटरमीडिएट फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे 2 स्टेप में रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने जैसे दिखाया था, वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको आप एज एन इंटरमीडिएट बिहेव सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, इसका कोई भी नहीं है, इसको बस हम थियोरेटिकली समझते हैं। समझो ये ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं आएगा ये टूट जाएगा, नहीं ना, ये आएगा और टूटेगा। तो जब आ रहा है और टूट रहा है तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रहा है। देखो इसलिए मैंने इस बॉन्ड को भी डॉट डॉट रखा, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, बस हो रहा है। और जब बॉन्ड हो रहा है ये टूट के भी जा रहा है, तो ये भी बॉन्ड प्योर नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट दोनों को रखा। दोनों के ऊपर डेल्टा माइनस इसलिए है क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। तो इसीलिए इस ट्रांजिशन स्टेट को मैंने ड्रॉ किया, इसका रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इस तरीके से ये क्यों ड्रॉ किया, ये समझने के लिए कि किस तरीके से इससे ये चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन पे ये ग्रुप्स थे, अब सीधा हो गया, अब जब ये आके पूरा बॉन्ड बना गया ये भाग जाएगा, फिर और पुश करेगा ये OH ग्रुप, ये और राइट में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? जो मैंने अभी बताया, और भी फीचर्स बताऊंगा, रुक जाओ, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। तो 3 फीचर मैंने बता दिया कि बैक साइड अटैक होना ही है, 1 स्टेप प्रोसेस है। 1 स्टेप मतलब इसी स्टेप को देखना, अगर इससे भी देखोगे तो भी आपको 1 स्टेप बोलना है, क्योंकि इसका ये ट्रांजिशन स्टेट है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट। इसको बस हमने इसलिए ड्रॉ किया कि किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वो देखने के लिए। हो गया। फिर नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, हो गया, डन। अगर ये इंटरमीडिएट होता इसका स्टेबिलिटी होना है, लेकिन इस कार्बन पे देखो 5 हैंड है, 1 2 3 4 5, नॉट पॉसिबल। तो ये इंटरमीडिएट है ही नहीं, स्टेबल भी नहीं है, बस एक स्टेट है जिसके थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। नंबर 4 फीचर आपने अभी अभी देखा, क्या होता है यहाँ पे, ये जो एक इस तरीके से रहता है, रिएक्शन के बाद ये इस तरीके से बन जाता है, राइट। इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे आके अटैक किया, ये घूम के इस तरीके का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, घूम गया, लिविंग ग्रुप निकल चुका है तब, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है। मतलब ये जो हो रहा है इन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या, अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू बताओ, अगर मान लो पहले R था वो S हो जाएगा, पहले S था वो R हो जाएगा, पहले सीस था वो ट्रांस हो जाएगा, पहले ट्रांस था वो सीस हो जाएगा। एग्जाम्पल में दूंगा, हर एक एग्जाम्पल दूंगा, R S सीस ट्रांस, हर एक एग्जाम्पल दूंगा, वो वेट कर लो। नॉट रेसिमिक मिक्सचर, नो, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर है ही नहीं, कुछ रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस R2S बनेगा, S2R बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वही। 3 वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो रहा है क्योंकि ये पुश कर रहा है। हो गया। नेक्स्ट फीचर, नंबर 5 फीचर देखो, मैंने क्या बोला था, ये हमारा स्लो स्टेप है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और रेट लिमिटिंग स्टेप है।
तो जब ये स्लो स्टेप है, इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसलिए ये SN2 है, 2 है, राइट। दैट मीन्स इस रिएक्शन को हमेशा याद रखना, रेट, रिएक्शन का जो रेट होता है, जिस रेट से, जिस स्पीड से रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का स्पीड स्लो स्टेप से डिटरमाइन किया जाता है। स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS से डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइंड। तो बताओ स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन का रेट भी स्लो स्टेप से हमें प्रेडिक्ट करना है। तो रिएक्शन का जो रेट होगा ना, रिएक्शन का जो रेट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अ रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या है, इन दोनों रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। जो स्लो स्टेप्स का जो रिएक्टेंट है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में, बायोमोलिकुलर है 2, तो इन दोनों का कंसेंट्रेशन, ठीक है, OH माइनस और ये क्या है, CH3Cl। तो ये रिएक्शन का रेट का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को समझ लेना। इस इक्वेशन को हम और ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ये एक फीचर हो गया आपको, ठीक है। तो स्लो स्टेप से रिएक्शन का रेट मेजर किया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्ट स्टेप से नहीं, स्लो स्टेप से मेजर किया जाता है। हो गया। नंबर 6 जो है फीचर, वो है कि ये जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उसको इंटरमीडिएट मत समझना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आता, नो इंटरमीडिएट्स, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है। और जो सिस्टम सिंगल स्टेप में होता है और कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, साइंटिफिक केमिकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कंसर्टेड रिएक्शन। मतलब as soon as the nucleophile is coming, at that time this living group is living at that time, okay, कोई डिले नहीं है यहाँ पे, साइमल्टेनियसली अटैक और लिविंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अटैक एंड लिविंग हैपन साइमल्टेनियसली, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ऑफ Cl माइनस, लिविंग ऑफ Lg happens simultaneously, ठीक है। ओके गुड, तो दिस हैपन्स साइमल्टेनियसली, डन। तो ये कुछ फीचर था, और भी फीचर से, रुको ना, इतना फीचर्स आपको एक वीडियो में सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है, SN1 SN2 के बारे में। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, फीचर नंबर 6 के बाद फीचर नंबर 7, फ्री एनर्जी डायग्राम। फ्री एनर्जी डायग्राम में क्या होता है, देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है आपको ये रिएक्शन करवाने के लिए, ये जो रिएक्शन में करवा रहा हूं ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एक सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल, नॉर्मल एग्जांपल, इन जनरल एग्जांपल, मतलब इसको ले लो, कहा गया इसको ले लो, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये सिस्टम पे, तो कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इस रिएक्शन को हैपन करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे या तो रिएक्शन को बाहर से, सिस्टम को बाहर से हीट ऐड करना है, या तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हीट छोड़ देगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिएक्टिव होगा। तो अगर हमें बाहर से हीट ऐड करना है तो क्या बनेंगे वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब आपको बाहर से हीट ऐड करना है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता, बाहर से कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनाएगा हीट छोड़ देगा, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। और एंडो में क्या होती है, रिएक्शन नॉर्मली होता नहीं है, बाहर से हम हीट ऐड करते हैं तो ही हमें प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे, मतलब इसको मिक्सड अप किस तरीके से नहीं करोगे। देखो मैं जो तरीके से याद रखता हूँ, एंडो मीन्स हीट ऐड करना होता है, एक्सो मीन्स हीट रिलीज करना होता है। तो एक्सो रिलीज, एक्सो रिलीज, देखो एक्सो वर्ड में और रिलीज वर्ड में एस का
ऐसे मील है इन दोनों में, राइट। एक्सो में भी एस का एक है, रिलीज में भी एस का है, एक्सो रिलीज, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक्सो मतलब रिलीज, हीट ऑफ, रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ सिस्टम, ओके। तो इस तरीके से याद रखना, एक्सो मीन्स रिलीज होता है और एंडो मीन्स क्या, इनपुट होता है और ऐड होता है। डन। अब एक चीज करते हैं, एंडो में क्या होता है, हम बाहर से क्या करते हैं, सिस्टम को बाहर से हीट देके रिएक्शन को पॉसिबल करते हैं, राइट। तो इसलिए पहले रिएक्टेंट जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो बहुत स्टेबल है। रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है कोई RX ग्रुप और हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, ये हमारा रिएक्टेंट है, राइट, SN1 SN2 रिएक्शन में। तो इसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा दोनों के बीच में, जो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जेटिक होंगे, ठीक है, जो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड है कार्बन का, हो नहीं सकता, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा हूँ राकेश, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, जीरो एनर्जी क्यों नहीं होता, आ रहा हूँ, रुको। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में गया, वो इस स्टेट में आया, इस स्टेट से ये दोनों इस स्टेट में आया, इसके बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और हम ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर से हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम पहले से ऑलरेडी बहुत स्टेबल था, सिस्टम बाहर से ऑलरेडी बहुत स्टेबल था। तो अगर हम हीट देंगे तो प्रोडक्ट इतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता स्टेबल बनने के लिए। लेकिन एज हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बाहर से हीट इनपुट करना है रिएक्शन को करवाने के लिए, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या होंगे, रिएक्टेंट से थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है। और यहाँ पे क्या है, R न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है और लिविंग ग्रुप X माइनस एज X माइनस निकल चुका है। डन, समझ गए, ये क्लियर हुआ ना कि किस लिए ड्रॉप, ये प्लॉट इस तरीके से, ये नीचे है क्यों, ये ऊपर है, समझ गए ना, क्लियर हुआ ना, बताओ ऊपर नीचे क्यों है, समझ गए ना। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अनस्टेबल है पूरी तरीके से। नहीं समझे तो बताना मुझे, ये चीज़ें जनरली कोई बताता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आप सीख जाओगे, बट यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है कि क्या किस तरीके से यहाँ पे काम हो रही है। डन। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अगर आप क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट इतना स्टेबल नहीं होता। रिएक्टेंट अगर हायर एनर्जेटिक होता तब क्या होते, रिएक्टेंट अपने आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता और बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता। रिएक्टेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्लस RX, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये क्या है, R न्यूक्लियोफाइल है और X माइनस फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, ये इसका एनर्जी हायर है, ये है फ्री एनर्जी डायग्राम, ठीक है। डेल्टा G ले लो, डेल्टा G0, या फिर बस डेल्टा G0 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी, फ्री एनर्जी, इस तरीके क्या है, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, पहले रिएक्टेंट था फिर प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है। या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, RC भी बोला जाता है इसको, ठीक है, RC रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो पहले यह क्या था, अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल है इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, कर लिया पार्टिसिपेट। प्रोडक्ट जो बना बहुत स्टेबल है, जब प्रोडक्ट इसको दिख रहा है, अगर मैं प्रोडक्ट बन जाऊँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो मेरा प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बनेगा। तो ये प्रोडक्ट स्टेबल बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स वाई इसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, इसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी था, इसके अंदर अभी एनर्जी कम है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगा, छोड़ देगा, इसलिए एनर्जी रिलीज कर रही है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। बस दोनों लोगों का क्लियर हुआ, बाकी कहाँ गए सब कुछ, बाकी कहाँ गए, कांचन, सुमित, शौनक, नंदिनी, व्हाट हैपेंड, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ, मजा आ गया और आएगा। अब राकेश का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मैंने रिएक्टेंट लिखा, ठीक है, ये रिएक्टेंट लिखा मैंने, और इसको यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को लिखा, ठीक है। तो ये जो मैंने रिएक्टेंट को इस तरीके से लिखा यहाँ पे, तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो 0 क्यों नहीं है, राकेश का क्वेश्चन ये है। रिएक्टेंट अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, 0 क्यों नहीं है।
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स you can't reach up to absolute जीरो टेम्परेचर। आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि एक्सेप्टेड थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखा, या फिर यू नो, इस तरीके से मैं लिख सकता था, तो यू नो मैंने नहीं लिखा कि यू नो, क्योंकि हमें क्या पता, उससे क्या फ़र्क पड़ता, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन नॉट रीच अप टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं जा सकते। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जहाँ पे एनर्जी सिस्टम का जीरो है, मतलब इस टेम्परेचर में, इस एनर्जी पे अगर नहीं जा सकते, सिस्टम में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई एनर्जी रहेगा ही रहेगा, हर एक सिस्टम में। ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू यू कैन से बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आपने सुना होगा, तो हमारा जो साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस, अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन रीच अप टू दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, but we cannot reach to that temperature on this planet. We can reach up to that temperature in the space where there is no other field. जैसे कि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, तो बाहर स्पेस में जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, उस फील्ड में हम इस टेम्परेचर पे जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है, इसको मेजर किया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम बोल सकते हैं इस टेम्परेचर में हम नहीं जा सकते, और जो रिएक्शन हम करवाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ पे करेंगे, अर्थ पे, उसको मैं स्पेस में नहीं करूँगा। इसीलिए इस थ्योरी ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। लेकिन थियोरिटिकली आज तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि, मतलब थियोरिटिकली ये प्रूफ हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कि हम इस टेम्परेचर पे जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक उस टेम्परेचर को नहीं गया। स्पेस में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और कुछ सेकंड के लिए, कुछ फेम्टो सेकंड और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये देखा गया, हाँ हम उस टेम्परेचर पे जा पा रहे थे, लेकिन वो स्टेबल स्टेट नहीं है, कोई भी उस स्टेबल स्टेट पे नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फील्ड में क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, एक्सटर्नल फील्ड आके सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन मतलब एनर्जी इंक्रीज होना। क्लियर हुआ? मजा आया राकेश? पता चला क्यों जीरो नहीं होता, कि आप जीरो पे जा ही नहीं सकते। इवन इसको मैं थियोरेटिकली मैथमेटिकली प्रूव करवाऊंगा जब मैं थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन करवाऊंगा। मैथमेटिकली कार्नोट साइकिल से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आप यू कैन नॉट गो टू दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, तब और मजा आ जाएगा कि मैथमेटिकली थर्मोडायनामिक्स से हम किस तरीके से इस लेवल पे, इस कंक्लूजन में पहुंच सकें। हो गया, ये फ्री एनर्जी डायग्राम था, ठीक है, डन, परफेक्ट, ओके। अभी आ जाओ, कितने फीचर फिर? नंबर 7 फीचर, नंबर 8 फीचर, टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट। याद रखना, ये टेम्परेचर रिएक्शन रेट का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वीडियो का साउंड समटाइम्स स्पीड अप हो जा रहा है, किसी का क्या? इट्स नॉट ओके। जब रिकॉर्डेड लेसन मिल जाएंगे इसमें शायद इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। शायद इंटरनेट इशू हो रहा है, और 2 दिन वेट कर लो। अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम हो रही है और 2 दिन वेट कर लो, उसके बाद आपको सही चीज़ें मिल जाएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट 15-20 Mbps मिल जाएंगे, उसमें ना कोई लैग होगा अगर मेरी तरफ से हो रही है कुछ, ठीक है, डन। थोड़ा बहुत होता है मेरी तरफ से भी, क्योंकि मेरा भी 500 kbps स्पीड होता है मैक्सिमम, उस स्पीड से ही काम बन जाता है। तो देखो, टेम्परेचर और रिएक्शन रेट में क्या रिलेशन है इस SN2 रिएक्शन में, या फिर नॉर्मल केस में। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेफिनेटली आपका जो रिएक्शन रेट होंगे, रिएक्शन रेट वो क्या होंगे, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद रिएक्शन रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा देन रूम टेम्परेचर, देन रूम टेम्परेचर 10 डिग्री 2 टाइम्स रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। इस रिलेशन को याद रख लेना, बस हो गया। नंबर 9 फीचर, इसमें मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूंगा। मैंने क्या बोला था ऑलरेडी कि ये एक, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ
कन्फिगरेशन होता है, मतलब आर अगर रिएक्शन से पहले रहेगा एस बन जाएगा, एस रहेगा आर बन जाएगा, सीज ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस सीज बन जाएगा। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। इसमें क्या होंगे बेसिकली, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल, बताओ ये सिस्टम सीज है या ट्रांस है, पहले बताओ ये सिस्टम सीज है या ये सिस्टम ट्रांस है, बताओ सीज है या ट्रांस है। वेरी गुड, ये सिस्टम एक सीज सिस्टम है। क्यों? CL अपर है, ये CST अपर, हायर प्रायोरिटी अपर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, अपर साइड में है, इस ये रिंग प्लेन में है, अपर साइड में CST है, बिलो में ये है, अपर में ये है, बिलो में ये है, टॉप और बटम में सेम, टॉप में सेम ग्रुप है और ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, इसलिए सीज है। परफेक्ट। इस पार्टिकुलर सिस्टम में अगर हम SN2 रिएक्शन करें तो लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, डेफिनेटली CL होंगे। तो मैं अगर SN2 रिएक्शन करूँगा, मुझे बैक साइड अटैक करना है, तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो उसको वो कुछ नहीं करता, बैक साइड अटैक कर दिया मैंने, CL निकल गया, तो ये बैक साइड से अटैक हुआ इसका। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो जब ये ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूंगा मैं, CL और OH दोनों अटैच रहेगा, इस तरीके से डॉट डॉट करके लिखना है मुझे। तब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना पोजीशन इस तरीके से शिफ्ट कर लेगा, लेकिन हाइड्रोजन अटैच्ड है अच्छी तरीके से। यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे CL डेल्टा माइनस है, यहाँ पे जो था वही है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। डन। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ड्रॉ कर लिया, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। क्या होंगे, OH नीचे आ रहा है तो OH नीचे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा। डन, थोड़ा सा शिफ्ट होकर वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे CH3 था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH यहाँ पे आ गया। बताओ ये सिस्टम क्या बना, ये सिस्टम क्या बना अभी बताओ, ट्रांस बन गया, पहले था ये सीज, अभी बन गया ये ट्रांस। क्या हुआ, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक और मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद से करना, कर सकते हो क्या। नंबर 2, ओके, प्रोडक्ट में नहीं लिखूंगा, इस ये रिएक्शन कर सकते हो क्या। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल I माइनस है। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप कौन है, डेफिनेटली ब्रोमीन ही होगा। तो ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन कहाँ पे, बिलो साइड पे है, तो अटैक कहाँ से होगा, अबव साइड से होगा, कर दो अटैक। कर दिया। ये पहले क्या था, सीज या ट्रांस, ये देखो टॉप अबव है और नीचे कुछ नहीं, मतलब बिलो में हाइड्रोजन है, तो हायर प्रायोरिटी क्या है, ये है, ये क्या है, लोअर नीचे है Br, ऊपर कुछ नहीं है, मतलब टॉप में अबव में हाइड्रोजन है, तो हायर प्रायोरिटी का देखना होता है, हायर प्रायोरिटी अबव, हायर प्रायोरिटी बिलो, अबव बिलो, ट्रांस था पहले। अभी रिएक्शन करोगे तो वो I माइनस ऊपर से आएगा और इसको भगा देगा। ठीक है, तो भगा देगा इसको। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनने वाला होंगे, ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेंगे, ये हमारा बन चुका है ट्रांजिशन स्टेट। डन। नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मिलेंगे, एबब अटैक हुआ तो ये एबब आके अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो इस तरीके के प्रोडक्ट, दोनों एबब सेक्शन में, मिथाइल ग्रुप, आयोडीन। तो ये क्या है, सीज या ट्रांस, ये जो आपको मिला है ये सीज या ट्रांस है, बताओ, सीज बन जाएगा। हुआ इन्वर्जन, इन्वर्जन हुआ ना, यस हो गया। अब तीसरा एग्जांपल,
और लास्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ये यही लास्ट फीचर है मेरा, हाँ यही लास्ट फीचर है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने हर एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताया, हर एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताया। ये हमारा C6H13 है, हाइड्रोजन है, Br है। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे इस सेंटर को कायरल बना दिया पहले ही, क्यों, मुझे इसी तरीके से आर एस नोमेनक्लेचर को भी समझना है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, तो इसका ये आर होगा या एस होगा निकालो, ये आर होगा या एस होगा निकालो, निकालो, मुझे मत देखो, निकालो, खुद निकालो, खुद निकालो, खुद निकालो। वेरी गुड नंदिनी, यस आर होगा ये, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन करते हैं, पहले बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, बैक से अटैक करूंगा इस तरीके से, ये भाग जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, सी, देखो इसको मैं सीधा कर दिया, इसको भी मैंने सीधा कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया, डॉट 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 बी आर डॉट 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 ओ एच, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C6H13, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, प्रोडक्ट लिख दो, देखो ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, तो यहाँ पे धक्का मारा, यहाँ पे क्या होंगे, ये इस साइड में भाग जाएगा, तो और ये प्लेन में ही था लिविंग ग्रुप, याद करना मैंने क्या बोला था, लिविंग ग्रुप प्लेन में था, तो ये भी प्लेन में आकर टेस्ट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन से बस। तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल जाएगा, धक्का मारने के बाद यहाँ पे ये ग्रुप जाएगा C6H13, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे सिमिलरली इस तरीके से होगा। अब इसका निकालो, आर एस नोमेनक्लेचर कर लो, आर एस नोमेनक्लेचर करते इसका, वन टू थ्री फोर, आया क्या यस, बहुत सिंपल है, बस रोटेट, इसको रोटेट कर लेना जैसे मैंने सिखाया था ना, इसको इस तरफ या फिर इस तरफ रोटेट कर लेना। मैंने इस तरफ रोटेट किया तो बिलो ग्रुप आ गया लेफ्ट में, इसलिए बिलो को लेफ्ट में रख दिया, ये टॉप में या बटन में आ गया, टॉप बटन में रख दिया, अब ये इसमें है, डेफिनेटली यहाँ पे होगा। आया क्या इस, डेफिनेटली। तो देखो यहाँ पे हो रहा है इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो बताओ SN2 क्लियर हुआ, क्या क्या फीचर है जो मैंने बताया सब कुछ क्लियर हुआ ना SN2 में। बैक साइड डाटा को जो फीचर मैंने बताया वो स्पेशल फीचर SN2 के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। SN2 तो हो गया, अब SN1 में आ जाते हैं। SN1 इतना टाइम नहीं लेगा, SN1 थोड़ा सा कम टॉपिक है, बट या इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 में क्या होता है, जो मैंने दूसरा ऑप्शन दिखाया था ना कि एक तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसको भगा देगा। SN1 में क्या होंगे, आपको जो मैंने दिखाया था कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब आएगा उसके साथ साथ उससे पहले लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आपको। ये सिस्टम देख लो, मान लो इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें SN1 रिएक्शन होंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे पता है आपको, वाटर से क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ पे CH3 CH3 यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे H2 से एक H प्लस रहेगा, तो H प्लस Cl माइनस मतलब HCl बन जाएगा ओवरऑल। तो इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किससे मतलब है, इससे और प्रोडक्ट से जो होंगे थ्रू दिस SN1 मेथड, ठीक है, थ्रू दिस SN1 मेथड। डन। अब एक देख लो, एक बात यहाँ पे एक चीज़ देख लो किस तरीके से ये होती है, किस तरीके से, हाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो पहले स्टेप में क्या होंगे, यहाँ पे बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल,
बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, जैसे कि SN2 में हो रहा था, यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तोड़ के लिखो। बताओ जगह है क्या? ये वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है क्या बैक साइड अटैक में? आ सकता है? ये सर नो बताओ। नहीं आ सकता, ये बैक साइड अटैक नहीं कर सकता ये सिस्टम। जब ये बैक साइड अटैक नहीं कर सकता मतलब जगह ही नहीं है ना। क्यों जगह नहीं है? जब ये आना चाहेगा तब क्या क्रिएट होंगे? स्टेरिक रिपल्शन। और इसके एक और नाम है, मैंने पढ़ाया था आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये बैक साइड अटैक नहीं कर सकता। बैक साइड अटैक जब करेगा तब ही तो ये निकलेगा, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। अब जब बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है तो ये OH मतलब यहाँ से H2 से OH माइनस, जो कि ये प्रोडक्ट आएगा कैसे? बैक साइड अटैक अगर पॉसिबल नहीं है तो ये निकलेगा क्यों? ये इसलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स काम करता है। वो क्या कैसे पता चलेगा हमें? वो मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा हमें। ठीक है, चलो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट कौन था? ये था, और हमें पता चल गया बैक साइड अटैक पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन होगा जब कोई आएगा बैक साइड अटैक करने। तो यहाँ पे जो Cl था, देखो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। लेकिन यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप अपना क्या कर रहा है? प्लास आई इफेक्ट शो कर रहा है और ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। थ्रू दिस प्लास आई इफेक्ट एंड थ्रू दिस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट द सिस्टम ये सिस्टम क्या कर रहा है? अपने कार्बन का कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ने नहीं दे रहा है, कार्बन को हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने नहीं दे रहा है। मतलब अगर Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ले भी ले अपने ऊपर, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बोलेगा तू ले ले, ये मेरे पास ये मेरे दोस्त है ना, मेरे 3 बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे मेरा ख्याल रखेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होंगे, पहले क्लोरीन बोलेगा ओके ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं लेके भाग रहा हूँ, तुम खुश रहो अपने बच्चों के साथ। तो ये बोलेगा ठीक है भाई तू लेके भाग जा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ये जो लिविंग ग्रुप था वो लेके भाग चुका है, Lg भाग चुका है। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पे? अगर Lg भाग जाएगा तो देखो यहाँ पे तो ये टेट्राहेड्रल सिस्टम था पहले, टेट्राहेड्रल सिस्टम पहले था, राइट। अब जब ये भाग जाएगा, मैं लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल सिस्टम पहले था। अब जब ये भाग चुका है तो क्या होंगे? ये नहीं है, अब ये बॉन्ड नहीं है, तो इन तीनों में, ताकि इन तीनों में रिपल्शन कम हो, ये तीनों क्या होंगे? और डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा, ताकि क्योंकि ये भाग चुका है। अब बढ़ा के क्या होंगे? प्लानर सिस्टम बन जाएगा। और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएंगे? एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हाइब्रिडाइज है बताओ? sp2 हाइब्रिडाइज। आपको ऑलरेडी पता है ये क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें टेट्राहेड्रल आता है। sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर और प्लानर, जस्ट प्लानर सिस्टम, प्लानर सिस्टम जनरेट होता है। तो ये सिस्टम एक प्लानर है ना? तो जब ये प्लानर सिस्टम है ऑलरेडी, तो ये सिस्टम बोलेगा ओके भाई अभी मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन चुका है इंटरमीडिएट, जो कि स्टेबल है, इंटरमीडिएट बन चुका है लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद। ठीक है, जो कि क्या है? स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये क्या हमारा? ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस का स्टेप 1 है। ओवरऑल प्रोसेस का स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1 से क्या बना? इंटरमीडिएट बना, जो कि स्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। तो मैं अगर बताऊं स्टेप 1 का रिएक्टेंट ये है, स्टेप 1 का प्रोडक्ट ये है, क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टेप 1 का रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, और दोनों स्टेबल है अपने अपने हिसाब से? ठीक है, बोल सकता हूं ना मैं? स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, पूरा रिएक्शन का नहीं। स्टेप 1 का रिएक्टेंट ये है, स्टेप 1 का प्रोडक्ट ये है। यस और नो मैं बोल सकता हूं ना?
अगर मैं ये बोल सकता हूं तो समझो आप, तो स्टेप 2 में क्या होंगे? स्टेप 2 में आ जाता है ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जो आ जाता है स्टेप 2 में। ये वाटर मॉलिक्यूल आके क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा स्टेप 2 में, और जो ये इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है ना, देखो ये तो स्टेबल बना रहा है, लेकिन कार्बन तो एट लास्ट क्या है? सेक्सटेट है। ये तो ऑक्टेट है नहीं, ये कार्बन क्या है एट द एंड ऑफ द डे? ये तो सेक्सटेट है। मतलब कुछ भी कर लो, सेक्सटेट तो सेक्सटेट होता है। भूख तो है इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत, ठीक है। तो एज ये सेक्सटेट है, ठीक है, एज ये सेक्सटेट है तो इसको भूख है। तो वाटर मॉलिक्यूल है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? स्टेप 2 में अब ये रिएक्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा आके अटैक कर देगा। अटैक करके क्या होगा? क्या बनेगा? देखो सी फिर से टेट्राहेड्रल टाइप का बन जाएगा। मैं बस रफली पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि और भी लेयर्स है जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे OH2 ऐड हो चुका है, दोनों H ऐड हो चुका है, ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए तो ये आपका प्रोडक्ट मिल चुका है आपको, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बस मैं पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज नॉट फेवरेबल, तो यहाँ से इस निकाल दूंगा और निकल के क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज जब निकल जाएगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये रहेंगे। तो ये अलग अलग स्टेप नहीं है, ये सेम ही है, इसको हम स्टेप नहीं बोलेंगे, इसको हम अलग स्टेप नहीं बोलेंगे। इसमें से स्टेप 3 नॉट नेसेसरी, इसको अलग स्टेप बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस डीप्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 2 है जहाँ पे रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। इज दैट क्लियर कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये है हमारा टोटल फंडा, जहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट मिलता है वो 3 डिग्री इंटरमीडिएट होता है और वो जो स्टेबल होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है। अब लेयर्स जैसे कि SN2 में बहुत सारे फीचर्स मैंने बताया, अब मैं SN1 के लिए भी फीचर बताऊंगा, ठीक है। तो SN1 में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है जो फीचर मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। उस फीचर में ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे ना, इंटरमीडिएट शुड बी स्टेबल, इंटरमीडिएट को स्टेबल होना है, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या ये सिस्टम इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा? नहीं। छोड़ेगा क्या? नहीं। ये बोलेगा ठीक है मेरे पास बच्चे हैं फिर भी अगर मैं स्टेबल नहीं हूं तो तुझे क्यों छोड़ूंगा? नहीं छोड़ेगा वो, ये ठीक है, डन, अच्छी बात है। तब आ जाओ इंटरमीडिएट शुड बी स्टेबल। अब किस तरीके से स्टेबल होगा? इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन स्टेबल किस तरीके से होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोल स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन आता है मिथाइल ग्रुप, राइट। अगर मैं ड्रॉ कर दूं पिक्चर, दैट वुड बी फार मोर बेटर। मिथाइल में तीनों हाइड्रोजन है, मिथाइल कैटायन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक CH3 है, मतलब ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री है। इसमें 2 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री है। दिस इज माई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। अगर मान लो यहाँ पे ये ग्रुप रहता, मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो तीनों हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या ये छोड़ता? छोड़ने के बाद तो हाइड्रोजन कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो ये छोड़ता नहीं, तब SN1 रिएक्शन होता नहीं। तो कहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कि किस तरीके से आपको पता चलेगा SN1 कहाँ पे होगा, SN2 कहाँ पे होगा। और वो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, वो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। वो आज ही आई थिंक ले लूँगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मिल चुका है ये। तो ये अगर होंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर लेफ्ट से राइट में जाऊँगा, SN1 रिएक्टिविटी क्या होंगे? डिक्रीज या इंक्रीज? लिखो कमेंट में, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आपको लिखना है। वेरी गुड राकेश, डिक्रीज होगा, SN1 रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है, डन, परफेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट में। इसमें क्या हो रहा है?
नेक्स्ट फीचर में इसमें कोई भी बैक साइड अटैक नहीं होता और सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन नॉट अ कंसर्टेड रिएक्शन? कंसर्टेड का मतलब क्या होता है? सेम एक ही स्टेप से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना। कंसर्टेड रिएक्शन नहीं है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में मल्टीपल स्टेप्स यूज हो रही है। डेफिनेटली ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है? एक 2 स्टेप प्रोसेस है और 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। साइमन जब अटैक करेगा साइमन तभी लिविंग ग्रुप निकलना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले लिविंग ग्रुप निकल के इंटरमीडिएट बन रहा है स्टेप 1, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट मिल रहा है स्टेप 2। तो 2 स्टेप रिएक्शन है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो ये कंसंट्रेट रिएक्शन भी, कंसंट्रेट प्रोसेस भी, कंसर्टेड प्रोसेस भी नहीं है। ये डन, ये भी हो चुका है। वेरी गुड, ओके फाइन। अब आ जाओ नंबर 3। इसमें हम अब डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस यहाँ पे क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये कंसेप्ट आ जाता है कि रेसिमाइजेशन ऑकर्स। आप पूछोगे भाई रेसिमाइजेशन है क्या? आपको ये समझना है ना रेसिमाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट रेसिमाइजेशन का सिंपल नीट एंड क्लीन डेफिनेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं चीज़ों को। मान लो पहले एक मॉलिक्यूल था कायरल, वो हो गया आप एकायरल। कायरल मॉलिक्यूल की बात करो, सेंटर नहीं, ठीक है। मतलब पहले सिग्मा प्लेन नहीं था, अभी आ गया सिग्मा प्लेन। अगर इस तरीके की चीज़ें होंगे, पहले कायरल था बाद में एकायरल हो गया, पहले सिग्मा प्लेन नहीं था बाद में सिग्मा प्लेन आ गया, तो सिस्टम वो वहाँ पे बोलेंगे रेसिमाइजेशन हो रहा है। ये चेंजेस होंगे तो रेसिमाइजेशन होंगे। बस क्लियर है? नीट क्लियर हुआ? बताओ रेसिमाइजेशन क्या है? रेसिमाइजेशन क्या है? क्लियर हुआ क्या? पहले कायरल था अभी एकायरल बन गया, चेंज होके इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऐसे नॉन रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। अब किस तरीके से होता है इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। CH2 CH2 CH3, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे बस CH3 है। तो ये कायरल सेंटर है। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ सब लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका। वेरी गुड, एस परफेक्ट। तो इसमें क्या होंगे? देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट होता है, बैक साइड में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या होंगे? ऐसे नॉन डेफिनेट रिएक्शन होंगे। तो क्या क्या होगा इसमें? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा पहले ही। निकल के क्या बनेगा? सी। पहले क्या था? टेट्राहेड्रल, याद रखना, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या था? sp3। अभी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। तो मैं इसको जैसा था वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, चेंजेस नहीं करूँगा मैं। ये था, देखो अब ये अगर ये हट चुका है तो ये चाहेगा अपने बीच में, अपन के बीच में रिपल्शन कम हो। अगर रिपल्शन कम होगा ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ओके डन, हो गया ना। अब ये क्या है? प्लानर। और ये क्या स्टेप है? स्लो स्टेप है, याद रखना स्लो स्टेप है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है। डन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे? नेक्स्ट स्टेप में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है
एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा बेस कौन सा है यहाँ पे, मैंने लिखा क्या बेस, नहीं लिखा मैंने, चलो बेस ले लेते हैं हम, वाटर ले लेते हैं, OH2 ले लेते हैं, सेम बेस लेते हैं, ठीक है। तो वाटर बेस जब लेंगे तब या तो वाटर बेस इस डायरेक्शन से अटैक करेगा, क्योंकि ये सिस्टम सिमिलर दिख रहा है, अटैक करके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो ये क्या है, एक प्लेनर है तो ये भी प्लेन में अटैक करेगा, एबव बिलो है तो इसको थोड़ा सा अगर जब अटैक करेगा रिपल्शन कारण ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको, ये ये OH आ जाएगा, तो माइनस इस प्लस में अभी कर देता हूँ, ठीक है, इसी स्टेप में। तो यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे ये ग्रुप CH2 और ये क्या है CH3। अब इसका RS निकालो जल्दी से, इसका RS निकालो जल्दी से, ठीक है। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी है OH2 इस डायरेक्शन से अटैक करेगा और इस पर यहाँ से भगा दो अभी से, तब क्या होगा, ये पार्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, RS निकालो पहले वालों का, और यहाँ पे आ जाएंगे OH हमारा, ये हो गया CH2 बताओ सबको क्लियर है या नहीं है, R निकल रहा है, ओके ठीक है, मैं यकीन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका R लिख रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन के लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ मत बोलना बाद में। और दूसरे का इसका डेफिनेटली ऐसे ही आएगा देन, चलो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 4 ओके 1 2 3 ओके 1 1 2 3 1 2 3 RS डेफिनेटली यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एक का आ रहा है R, एक का आ रहा है S। आप पूछोगे सर यहाँ पे क्यों दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, देखो इसको मान लो फ्रंट फेस, इसको मान लो बैक फेस, या फिर राइट फेस लेफ्ट फेस, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रंट पार्ट है या बैक पार्ट है, या फिर इसको राइट फेस बोलो इसको लेफ्ट फेस बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिस्टम क्या है, एक प्लानर सिस्टम है, ये सिस्टम है क्या है, प्लानर सिस्टम है। तो ये प्लानर सिस्टम तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन से अगर देखोगे तो ज़्यादा खाली जगह है और खाली जगह से ये अटैक करेगा ताकि रिपल्शन कम हो, ऐसा नहीं है, हर जगह सेम चीज़ें है। ये यहाँ पे है, ये सामने है, स्किन के ऊपर है, मेरे मुंह के तरफ है, आपके मुंह के तरफ है, स्किन के पीछे है, मतलब ये तीनों सिस्टम एक ही प्लेन में, इसी तरीके के प्लेन में है, देखो इस तरीके के प्लेन में है, जो प्लेन में ही है ये भी प्लेन में है, ये भी सेम प्लेन में है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअली ये क्या है, ये ऊपर है, अबव है, ये बिलो द प्लेन है। विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं बताओ, विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं बताओ, ये एक ही प्लेन में है, हो रहा है ना। तो इसीलिए इसमें इस साइड से करे इस साइड से करे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, डन परफेक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, एक R दूसरा S। तो जब R मिलेगा इतना, RS मिलेगा इतना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R मिलेगा मुझे 50%, S मिलेगा मुझे 50%। और ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों एनहांसियोमर है ना एक दूसरे का, एनहांसियोमर है ना, क्योंकि अगर मिरर इमेज रखोगे फिशर ड्रॉ करके देखना आराम से रह जाएगा, क्योंकि मैंने और एक और बताया था, ग्रुप अगर सेम हो, कनेक्टिविटी अगर सब कुछ सेम हो, और अगर एक का R दूसरे का S मिल रहा है तो क्या होता है, एनहांसियोमर का ही तो मिरर इमेज मिलता है, R का मिरर इमेज क्या होता है, S होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये RS है, तो जो ये 50% ये मिलेगा, S का R इसका S कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मतलब एक रिएक्टेंट से हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल रहा है, दो कॉन्फ़िगरेशन का। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करें तो दैट मीन्स इस ये जो मिक्सिंग होती है क्या होती है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। आप पूछोगे भाई रेसिमिक मिक्सचर क्या, क्यों बोलोगे आप रेसिमिक मिक्सचर क्यों, कि आप बोलोगे ओके सर इसमें भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है मीन्स इसमें सिग्मा प्लेन नहीं है, इसमें भी तो सिग्मा प्लेन नहीं है, ये भी तो कायरल सेंटर है, यस डेफिनेटली। तो मैं रेसिमिक मिक्सचर क्यों बोल रहा हूँ, रेसिमिक मिक्सचर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेसिमाइजेशन कब होता है, कायरल से जब अकायरल बनता है, जब सिग्मा प्लेन जनरेट होता है ना। तो इसीलिए ये रेसिमाइजेशन है, क्योंकि इसको देखो ये सिग्मा प्लेन क्या था, प्रेजेंट था, और आपको स्लो स्टेप के थ्रू जो फॉर्म हो रहा है इसको देखो, यहाँ पे सिग्मा प्लेन एब्सेंट है, सॉरी सिग्मा प्लेन एब्सेंट था, सॉरी सिग्मा प्लेन इसमें एब्सेंट था क्योंकि कायरल था, सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आपको इस प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट को नहीं देखना, आपको जो सिग्मा प्लेन एब्सेंट जिसमें था रिएक्टेंट था उसके बाद जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसमें देखना है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली 100% डेसिमेशन तो हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेंगे,
पार्शियल नहीं मिल रहा है। 100% मतलब क्या, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेसिमाइज्ड होगा। यहाँ पे डेफिनेटली वही हो रहा है, आर एस। ठीक है, अगर मान लो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट में रेसिमाइजेशन हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कुछ चेंजेस नहीं है, वहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक पार्ट का रेसिमाइजेशन होता है, उसको हम पार्शियल रेसिमाइजेशन बोलते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया में आर एस, मतलब आर से एस या फिर एस से आर। सो इज दैट क्लियर? क्यों एसिमिक मिक्सचर आपको मिल रहा है, मतलब क्या होता है, एसेंट रिएक्शन क्या देता है, प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट देता है हमेशा। अरे और जो मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन देता है। और यहाँ पे ये क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर देता है, एसेनॉन रिएक्शन। फाइन, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेंट एंड एसेनॉन रिएक्शन। ठीक है, डन हो गया। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा होमवर्क, कितना याद है वो देखने के लिए। वो होमवर्क ये है कि आप ये चेक करो इस सिस्टम में कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ये ए आई एम सॉरी, ये बी, ये सी। अब निकालो स्टेबिलिटी कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, लिख लो। अब लास्ट टॉपिक है, अब मैं एग्जांपल्स दूंगा 2-3। ठीक है, देख लिया ना, बस स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बस। अब आ जाओ एक क्वेश्चन में, जिसमें आप क्वेश्चन एक टॉपिक में, जिस टॉपिक में आपको मैं सिखाऊंगा, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं नेट गेट इवन जैम में, वो है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, है ना। शायद जैम 2017 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सॉल्वोलिसिस बेसिकली है क्या, यस ना, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, बताओ। तो देखो इसमें क्या है, एसिनोन रिएक्टिविटी देखना है। देखो सॉल्वोलिसिस अगर देखोगे आप, सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट प्लस लिसिस। लिसिस का मतलब क्या होती है, लिसिस का मतलब होती है क्लीवेज। सॉल्वेंट क्लीवेज मतलब क्लीवेज बाय सॉल्वेंट, क्लीवेज बाय सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वोलिसिस होता है। जिसका सॉल्वोलिसिस रेट ज़्यादा होगा, दैट मीन सॉल्वेंट क्लीव करेगा सिस्टम को तोड़ देगा। तो इसको कैसे पता करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी मेथड है। इसको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता, रेट ऑफ एसेनॉन रिएक्टिविटी देखना पड़ता। जिसका रिएक्टिविटी, एसेनॉन रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसका सॉल्वोलिसिस ज़्यादा है। ठीक है, डन, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, बताओ। अब जैम 2017 में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। शायद 1 से 10 के बीच में ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉल्व करना और बेंजीन बैच A/E पे भेजना मुझे। रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा गया है, तो उस पर क्या करना है आपको, क्या करना है, एसेनॉन रिएक्टिविटी अगर देखना है तो एसेनॉन रिएक्टिविटी कब ज़्यादा होता है, जब हमारा कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपको मैंने कार्बोकैटायन ऑलरेडी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर आपको पता है तो आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी आराम से मिल जाएंगे। तो आपको वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना और बेंजीन बैच में मुझे भेजना है, या फिर एक काम करना, बस इसी क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, ताकि हर किसी को पता चले। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को बेंजीन बैच में भेजना, बस इसी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। डन। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर ज़्यादा होगा जिसका, उसका सॉल्वोलिसिस रेट ज़्यादा होगा, बस। तो मान लो एक सिस्टम मिला है, एग्जाम्पल में आ रहा हूँ, जैसे कि ये सिस्टम है Me3CPr। तो इसमें क्या डालूंगा मैं, वाटर डालूंगा, वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करूंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, Me3COH मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, HBr। परफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं Me3C यहाँ पे Cl यूज़ करूँ और सॉल्वेंट यूज़ करूँ, जो वो होंगे CH3OH, इसको ठीक है, और इसमें क्या होंगे प्रोडक्ट, Me3C, Cl निकल जाएगा और क्या बनेगा, OCH3 बनेगा, और क्या निकलेगा, HCl। डन। ये प्रोडक्ट SN1 से आप कर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताओ। पहले ये करोगे, कार्बोकैटायन बनाओगे, कार्बोकैटायन 3 डिग्री होंगे, स्टेबल होंगे, दैट मीन्स सॉल्वोलिसिस इसी को बोलते हैं।
तो सॉल्वेबिलिटी जनरल वर्ड है। अगर आप एज ए सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हो, इसको सॉल्वेबिलिटी आप ब्रॉड सेंस में बोल सकते हो, लेकिन जब आप वाटर में ले रहे हो तो इसको हाइड्रोलिसिस भी हम बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस डेफिनेशन क्या है। मतलब जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे और वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर मिथानॉल यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मिथानोलिसिस। ठीक है, तो रेट ऑफ सॉल्वेबिलिटी मतलब कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी। तो इससे कार्बोकेटन क्या मिल रहा है, ये इसकी स्टेबिलिटी देखो, इससे कार्बोकेटन क्या मिल रहा है, ये इसकी स्टेबिलिटी देखो, ये दोनों सेम है तो दोनों का रेट ऑफ सॉल्वेबिलिटी सेम होंगे। डन हो गया, परफेक्ट, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन देता हूं जिसमें मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा आपको। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, और फाइंड प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये है फाइंड प्रोडक्ट आफ्टर सॉल्वेबिलिटी। दैट मीन्स आफ्टर SN1 they are asking find products after solubility means find products after SN1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक रिएक्टेंट लिखना है इस तरीके से, और रिएक्टेंट होंगे हमारा प्यारा सा रिंग साइक्लोहेक्सेन सिस्टम चेयर फॉर्म। देखो मैं साइक्लोहेक्सेन में वापस आऊँगा, एक बार सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा 2-3 दिन में, मतलब आज ही में, और एलिमिनेशन करने के बाद फिर से मैं स्टोइकोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक बचा हुआ है इस रिएक्शन फॉर दोज एलिमिनेशन एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, उसमें भी मैं वापस आऊँगा, वो भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो इसमें क्या होती है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में रेट ऑफ सॉल्वेबिलिटी किस तरीके से होगा। देखो पहले ये SN1 रिएक्शन मतलब क्या हो गया, लिविंग ग्रुप स्टेप 1 में निकल जाएगा। अभी मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, वो मैं पहले जैसा नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मिलेगा क्या, यहाँ पे ये मिल चुका है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। देखो पहले ये बिलो में था, इक्वेटोरियल में था, अब जब यहाँ पे ये है ही नहीं तो सीधा भाग जाएगा ये, और ये एज यूजुअल ये तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, हो चुका है। अब देखो इसमें लाइक प्रीवियस वन, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, मान लो सॉल्वेबिलिटी मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैं ओ मिथेनॉल से करना है सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, मिथेनॉल से OMeH, मिथेनॉल से मुझे सॉल्वेबिलिटी करना है, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन H+ को यहाँ से भगा देता हूँ पहले से ही, -H+। तो अगर मिथेनॉल से मुझे करना है ये, तो एक पॉसिबिलिटी मिथेनॉल फ्रंट से टॉप साइड से अटैक कर सकता है इस कार्बोकेटायन को, दूसरा पॉसिबिलिटी इसको ये बैक साइड से अटैक कर सकता है। अगर ये टॉप मतलब एक्सियल अटैक, इसको बोले जाते हैं एक्सियल अटैक, और इसको बोले जाते हैं इक्वेटोरियल अटैक, आप बोल सकते हो। ठीक है, जब ये एक्सियल से अटैक करेगा तो ये OMe ग्रुप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये भाग जाएगा नीचे इक्वेटोरियल पे, और अगर इक्वेटोरियल से अटैक किया तो ये भाग जाएगा एबव पे, ये बन जाएगा इक्वेटोरियल पे। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट्स आपको ये मिलेंगे ना, ये यहाँ पे ठीक है, एक्सियल में OMe और ये मिथाइल यहाँ पे, और इसमें क्या मिलेंगे आपको प्रोडक्ट, इक्वेटोरियल में OMe, एक्सियल में Me और नॉर्मल। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अगेन रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर देता है आपको। हाँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी का कुछ खेल रहेगा, कोई ज़्यादा कोई कम स्टेबल होगा, बट छोड़ो उसको, प्रोबेबिलिटी कम होगा। हाँ डेफिनेटली, वो तो एंडो एडिशन एक्सो एडिशन पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में समझेंगे, बट या रेसिमिक मिक्सचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो है यहाँ पे, बस मैं रिएक्शन को समझा के आपको दूँ तो, लेकिन यहाँ पे बाकी इंटरेक्शन 1,3 डायएक्चुअल इंटरेक्शन रहता है, तो उसके लिए ये इसमें क्या होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कम होंगे लिटिल बिट, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 1,3 डायएक्चुअल इंटरेक्शन होंगे, गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन होंगे। यहाँ पे गॉज ब्यूटेन तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1,3 डायएक्चुअल मिल जाएंगे, तो दैट्स ऑल, तो बोल सकते हैं। तो देखो क्या आपको समझ में आया, अगर सॉल्वेबिलिटी पूछा जाए तो आप किस तरीके से आंसर करोगे। शायद ये आपको पता नहीं था, पता था क्या सॉल्वेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है, अगर पता था बोलो यस, नहीं था तो नो, पता था तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ठीक जा रहे हो फिर। ओके देन, तो गुड, पता थी यस। राकेश नो प्रॉब्लम, आपको अगर पता चल गया ना अभी मत भूलो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो, बस हो गया। तो अभी एक और मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको इसी के रिगार्डिंग, जो होमवर्क होंगे ये वाला, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूँगा वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस करना है आपको, और आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, ये सॉल्वेबिलिटी करके प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, और कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा आपको, कुछ असाइनमेंट्स आपको मैं दे दूंगा एज PDF, और उसी लेक्चर में। ठीक है, SN1 के बाद, और ये सारे PDFs आप PDF में एटलीस्ट 50 to 60 असाइनमेंट मिलेंगे। ये 2 वीडियो जब मैं SN1 SN2 के डाल दूंगा, 50 to 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है,
सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। डन, ओके, हो गया ये पूरा SN1 SN2 खत्म। लास्टली दो चीज़ मैं बताऊंगा ऑन रिएक्टिविटी के बारे में। याद कर लो क्या मैंने पहले बोला था, याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर लो मैंने क्या बोला था पहले। मैंने जब एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने ये दोनों सिस्टम भी इंक्लूड किए थे, राइट? विनाइल हैलाइड और एल्कानाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड, है ना? तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्या ये सिस्टम SN1 SN2 में पार्टिसिपेट करता है? आंसर है नो। आप क्वेश्चन क्यों नहीं करता, इस टाइप के सिस्टम क्यों नहीं करता, अनरिएक्टिविटी क्यों है, अनरिएक्टिविटी नेचर क्यों शो करता? तो दोनों का रीज़न सेम होगा। मान लो यहाँ पे एक हैलाइड आयन है एज ए लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे भी एक इस तरीके का सिस्टम है। तो अगर मान लो आप SN1 करना चाहोगे, मान लो आप क्या करना चाहते हो, SN1 मतलब आपको लिविंग ग्रुप को निकालना होता है इस तरीके से। वो निकाल के यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज आप नहीं कर सकते हो, मतलब ये विनाइल कैटायन बन जाएगा, विनाइल कार्बोकैटायन और फिनाइल कैटायन। दीज आर नॉट स्टेबल। अगर ये, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाओगे ना, रेजोनेंस ना हाइपर कॉन्जुगेशन, बस लोकलाइज्ड आयन, एज ए लोकलाइज्ड आयन स्टेबल रहेगा, ठीक है? उस पॉजिटिव चार्ज को आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉजिटिव आए तो उसको रेजोनेंस नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉजिटिव आए तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लोकलाइज्ड रहेगा वो, तो अनस्टेबल है। तो इसलिए SN1 उसमें नहीं हो गए। SN2 में क्या प्रॉब्लम है, इसमें बैक साइड अटैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बैक साइड अटैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक साइड अटैक होना है फॉर द टाइम बिंग। मान लो बैक साइड अटैक हो भी रहा है, ये जनरली नहीं होता, क्यों? इसका बैक साइड फ्री नहीं है, देखो इसके बैक में कोई फ्री ग्रुप नहीं है, बाल्की ग्रुप है, तो ये पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं। एक और रीज़न है, बताए क्या? ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? मतलब एस कैरेक्टर 33% है, मतलब मोर और लेस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नॉर्मल sp3 सिस्टम। तो एज ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों भाई, तो ये क्या करेगा, इतना भी खींच नहीं पाएगा, ये इतना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस sp2 कैरेक्टर। तो क्या होंगे, CX बॉन्ड भी इतना वीक नहीं होगा, CX का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी नॉट दैट मच वीक। ये एक और रीजन है जिसके रिगार्डिंग क्या होता है, ये सिस्टम अनरिएक्टिव नेचर शो करता है SN2 रिएक्शन में भी। तो इसलिए SN1 SN2 रिएक्शन ये सिस्टम शो नहीं करता। इज दैट क्लियर? मजा आया? बताओ, इज दैट क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया SN1 SN2 के बारे में जो मैंने समझाया? मजा आ गया ना? अब अगले वीडियो में कौन कौन सा फैक्टर होता है और किससे हम पता लगाए कि ये रिएक्शन SN2 में जाएगा, ये रिएक्शन SN1 में जाएगा, ठीक है? और SN1 SN2 में डिफरेंस कब क्रिएट करना है, तो आपको रिएक्शन को देख के समझना है कि कौन SN2 में पार्टिसिपेट करेगा, कौन SN1 में करेगा। जो फीचर था, जो रिएक्टिविटी था, नॉन रिएक्टिविटी था, हर एक चीज़ मैंने समझा दिया आपको। अगले रिएक्शन में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से SN1 एंड SN2 रिएक्शन और को पहचानोगे, और इन जनरल एग्जाम्पल्स और ज़्यादा दूंगा मैं, ठीक है? तो अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।